जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास विधा से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछी जाती है उस हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी हमारी उपन्यास विधा से संबंधित 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको हिंदी साहित्य की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जितनी भी हिंदी साहित्य की क्लास हैं उन सबको देख पाएंगे। तो क्लास आज की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, रेक को आख्यान के नाम से जाना जाने वाला उपन्यास कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा उपन्यास जो कि रेक को आख्यान के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाम दास का पोथा। ये उपन्यास है जो कि रेक को आख्यान के नाम से जाना जाता है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। रचनाकार इसके कौन है दोस्तों? तो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो उपन्यास है ये इनका अंतिम उपन्यास भी माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो अनाम दास का पोथा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना है? बताइएगा इसमें से प्रेमचंद की कौन सी रचना है दोस्तों? तमस, त्यागपत्र, सेवा सदन या फिर महिला आंचल? तो सेवा सदन काफी चर्चित उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष इसका 1918 ईस्वी में जो है माना जाता है। और ये हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। हिंदी का क्या है? पहला प्रौढ़ उपन्यास। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है। तब आपका सही उत्तर हो जाएगा सेवा सदन, जो कि मुंशी प्रेमचंद का है। इसमें जो वर्णन हुआ है दोस्तों स्त्री की समस्या, जैसे कि दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वैश्यावृत्ति आदि चीज़ों का बहुत ही मार्मिक वर्णन जो है मुंशी प्रेमचंद ने इसमें किया है। तमस की बात करें दोस्तों तो ये भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र। और आपका जो बचा मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदर और सुधा के प्रेम की कहानी का उपन्यास कौन सा है? बताइएगा इनकी प्रेम की कहानी का कौन सा उपन्यास है? किस उपन्यास में चंदर और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, गुनाहों का देवता जो उपन्यास है, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसी में जो है चंदर और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। ये किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है ये। धर्मवीर भारती। रचना वर्ष इसका नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रचना वर्ष इसका 1949 ईस्वी जो है माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, धर्मवीर भारती का एक और उपन्यास है जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास ये भी माना जाता है। सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये भी इनका उपन्यास है। प्रारंभ व समापन, ये भी इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न नंबर 4। तो हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये क्या है? कवि हैं, लेखक भी हैं। ठीक है। कविता संग्रह और आत्मकथा की रचना करते थे। किसकी? कविताओं की। कविता और आत्मकथा। ये जो है उपन्यासकार नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन सा नहीं है? बताइएगा अमृतलाल नागर का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बूंद और समुद्र, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, या फिर अंधेरे के जुगनू? क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? अंधेरे के जुगनू। ये एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन इसका, ठीक है, रांगे राघव का है। किसका है? रांगे राघव। ये अमृतलाल नागर का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? बताइएगा मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो ये एक उपन्यास है दोस्तों। ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृगनयनी का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1950 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बताइएगा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी इसका है। ठीक है। ये कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है ये। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? बताइएगा इसमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों आंचलिक उपन्यास क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जहाँ पर किसी क्षेत्र के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, सामाजिक जीवन, वहाँ की भाषा जो होती है, ठीक है, वहाँ का सामाजिक जीवन, उस चीज़ का जो वर्णन किया जाता है दोस्तों, उसे जो है आंचलिक कहा जाता है। तो आंचलिक उपन्यास आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें पूछा गया है कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है। बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है। तो जैनेन्द्र कुमार जो हैं ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें जो आंचलिक उपन्यासकार के जो है रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, रामदरस मिश्र, राहुल सांकृत्यायन। नोट कर लीजिएगा, ये सभी जो रचनाकार हैं ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? बताइएगा भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं। तो भाषा के जादूगर के रूप में जो है शिवपूजन सहाय, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवपूजन सहाय जो है ये भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। ये किस युग के हैं? तो प्रेमचंद युग के हैं, प्रेमचंद युग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? बताइएगा इसमें से कौन सा समूह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने इन चारों उपन्यासों को बताया था कि ये जो है प्रसिद्ध उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। ये चारों उपन्यासकार किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। बताइएगा दोस्तों सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। प्रश्न नंबर 11। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है वो है तमस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तमस हो जाएगा। 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1973 ईस्वी। भीष्म साहनी का है, ये किसका है? भीष्म साहनी। और इसमें जो वर्णन हुआ दोस्तों भारत विभाजन की जो सांप्रदायिक समस्या है उसका पूरा वर्णन किया गया था, इसीलिए इसको जो है सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बताइएगा किस उपन्यास में किया गया है। प्रश्न नंबर 12। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सात नदियां एक समुंदर, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। सात नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, 1984 ईस्वी। तो किसका है दोस्तों? नासिरा शर्मा का है, ये नासिरा शर्मा, ठीक है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का जो चित्रण हुआ है दोस्तों वो सात नदियां एक समुंदर में हुआ है। ये किसका है? तो नासिरा शर्मा का है। प्रकाशन वर्ष 1984 इसका माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? बताइएगा दोस्तों इसका मूल कथ्य क्या है। गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष या फिर दलित संघर्ष। तो फांस उपन्यास जो है दोस्तों इसका मूल कथ्य है किसान आत्महत्या, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका उपन्यास है? तो संजीव का ये उपन्यास है। केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो किसान जीवन से संबंधित इसमें पूरा वर्णन किया गया है। किस प्रकार मध्यवर्गीय जो किसान होता है दोस्तों उसकी समस्याएं होती हैं, और एक मध्यवर्गीय किसान जो कर्ज में डूबे हुए किसान आत्महत्या करता है, तो इन चीज़ों का बहुत ही मार्मिक वर्णन इसमें जो है किया गया है। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसान आत्महत्या इसका मूल जो कथ्य है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 आपका क्या होगा। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। बताइएगा दोस्तों इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1978, 80 या फिर 1979, 1981। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 1979 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और 1983 ईस्वी में कब? 1983 ईस्वी में जो है इसे नाटक के रूप में भी प्रकाशित किया गया था। 1983 ईस्वी में इसे नाटक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, ऐसी कौन सी कृति है जो उपन्यास और नाटक दोनों रूप में प्रकाशित हुई। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यही हो जाएगा, महाभोज, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है। अगला प्रश्न है आपका, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को मिला है। बताइएगा किस उपन्यासकार को दिया जाता है। तो काफ़ी बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जासूसी उपन्यासों का
प्रवर्तक किसे माना जाता है या फिर प्रवर्तन करने का श्रेय किसको मिला है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। जासूसी उपन्यासों में जो प्रायः जो वर्णन होता था दोस्तों, चोरी डकैती खून और इसी से संबंधित जो है घटनाएं इसमें होती थी। जो जासूसी उपन्यास हैं दोस्तों, उनमें अद्भुत लाश एक आता है, गुप्तचर, सरकटी लाश, बेकसूर की जो है सिर, ये सभी आपके जासूसी उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास आते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, बताइएगा दोस्तों किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं ये। तो क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा, सूरदास जो हैं ये दोस्तों रंगभूमि के हैं, ऑप्शन नंबर डी। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसी उपन्यास के जो है प्रमुख पात्र सूरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदीय युग से है, बताइएगा किसका है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, तो क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। दोस्तों अनामदास का पोथा जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कथा वस्तु का जो संबंध है वो औपनिषदीय युग से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका उपन्यास है ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे इससे पहले वाले प्रश्न में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है, बताइएगा किस उपन्यास में किया गया है। वरदान, निर्मला, गबन या फिर कर्मभूमि। तो दलित वर्ग का जो चित्रण किया गया है दोस्तों वो कर्मभूमि में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। ये कैसा उपन्यास है, तो राजनीतिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है, बताइएगा कौन सा पात्र जो है प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो प्रोफेसर मेहता जो है ये प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और जो इनका गोदान उपन्यास है इसके प्रमुख पात्र भी ये प्रोफेसर मेहता जो है हैं। गोदान उपन्यास की रचना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब हुई थी, 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये इनका अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। पूछ लिया जाए प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो गोदान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या है, भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की का विवेचना है, या फिर भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, या फिर इनमें से सभी। तो गोदान उपन्यास है जो दोस्तों इसमें हर एक चीज़ का वर्णन हुआ है, भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण भी है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना भी है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक, ये क्या है, प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोविज्ञान कथा, या फिर जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। तो क्या है दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है। तो किस में प्रकट हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपन्यास में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपन्यास में जो है हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप उपन्यास विधा में जो है प्रकट हुआ है। उपन्यास विधा जो है ये हिंदी साहित्य की सबसे जो है लोकप्रिय विधा भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, बताइएगा कौन सा उपन्यास है। तो गांधी जी पर जो केंद्रित उपन्यास है दोस्तों उसका नाम है पहला गिरमिटिया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है, बताइएगा दोस्तों इसमें किसका सफल चित्रण हुआ है। तो ये मैला आंचल जो उपन्यास है दोस्तों इसकी रचना 1954 ईस्वी में हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है, ठीक है। इनका पहला उपन्यास भी माना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है, पहला उपन्यास ये माना जाता है, ठीक है। पूछा गया इसमें किसका सफल चित्रण किया गया है, तो इसमें जो चित्रण हुआ है दोस्तों ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का जो है वर्णन इसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरीगंज में यौन शोषण का ये तो गलत है, अकाल और बाढ़ का ये भी, पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष, ये सभी आपके ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। बताइएगा इनके प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है, मुरारी और नरगिस के। तो प्रश्न नंबर 25, सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद हसीनों के खतूत, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है। रचना वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी माना जाता है। किसका है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, पांडे बेचन शर्मा का है। ठीक है, इनको उग्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। बताइएगा किस राजनीतिक दल का सदस्य था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। बताइएगा इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि या फिर गोदान। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है साहित्यिक जीवन की समस्या का पूरा वर्णन इन्होंने किया था, और इसको जो पूरा किया था इनके पुत्र अमृत राय ने। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी जो इनका अधूरा उपन्यास है इसको किसने पूरा किया था, तो इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की। यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर एक उपन्यास की रचना की थी, उसका क्या नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। बताइएगा चाक उपन्यास की लेखिका कौन है दोस्तों। तो मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो चाक उपन्यास की जो रचनाकार हैं दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आखिरी प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। बताइएगा दोस्तों परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि हर एक क्लास में मैं 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछता हूँ, तो उसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास की दोस्तों यहीं पर समाप्ति हम लोग करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा।